जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टूडेंट आज की जो वीडियो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे डिस्कस करूंगा। तो आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो आप मेरे नोट्स ओपन कर लें। अगर आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है जिससे कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ओपन कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज हम हर जितने भी इसके आर्टिकल हैं वो आज पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की उन्हें करेक्टरिस्टिक बयान किए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का वो उसमें टोटल 7 स्केड्यूल्स हैं और इसमें 12 चैप्टर हैं और इसके टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। तो आपसे पेपर में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने याद रखनी है और इनको कोई नोट कर लेना है। वो आपको पेपर में पूछ सकता है एमसीक्यूज के, बताएं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं या वो कितने चैप्टर पे बेस करता है, उसमें कितने स्केड्यूल हैं। तो ये सब चीज़ें आपके इलम में होनी चाहिए। तो नीचे मैंने चार्ट में जो चैप्टर वाइज उनका सारा चैप्टर का नंबर, उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेम्बल से। प्रेम्बल जो है वो प्रेम्बल से मतलब होता है तमहीद, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तमहीद क्या है, तो उसमें बेसिकली उसकी अंदर जो मेन जो एलिमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें सबसे पहले तो इस चीज़ का इकरार किया गया है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है और हर चीज़ अल्लाह ताला की कायनात में जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला की मलकियत है और तमाम अख्तियारात जो हैं वो उसी के पास हैं। और ये जो आइन बनाया गया ये बेसिकली अल्लाह ने आगे अपने जो अख्तियार हैं वो उसको अल्लाह के अख्तियार को ट्रांसफ़र किया गया है जो कि पीपल ऑफ पाकिस्तान है उनको, और उनको ये उनके लिए एक मुकद्दस अमानत है। दूसरा, प्रेम्बल में ये चीज़ बड़ी क्लियरली लिखी गई है कि जो पाकिस्तान क़याम पाकिस्तान है इसका मकसद है कि यहाँ पे मुसलमान जो हैं वो इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और इसके अलावा जो अक़लियतें, जो भी दूसरे मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको भी अपने मज़हबी और सकाफ़ती आज़ादी हो और वो उसके मुताबिक अपने अपने मज़हब की और अपने सकाफ़त के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, जो कि इंट्रोडक्टरी है। तो पार्ट 1 का जो है आर्टिकल 1 से स्टार्ट हो रहा है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इसके तहत पाकिस्तान का जो नाम है वो कंप्लीट नेम वो है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान का नाम है ये आर्टिकल 1 में उसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 2 की बात करें तो इसके तहत इस्लाम जो है वो रियासती मज़हब है पाकिस्तान का। तो आपसे पेपर में वो पूछ सकता है, जो पेपर सेटर है, कि आप बताएं कि जो इस्लाम है शैल बी अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, ये कौन से आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आर्टिकल 2 इस चीज़ को डिफाइन करता है कि इस्लाम जो है वो रियासत का मज़हब है। स्टूडेंट, आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 के तहत रियासत हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा करेगी और ज़िंदगी गुजारने के जो बुनियादी असूल हैं उनको यकीनी बनाएगी कि ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नस्ली तासुब और मज़हब की बुनियाद पर कोई भी इस्तेसाल जो है ना वो ना होने दे मुआशरे में। आर्टिकल 4 पे आते हैं। आर्टिकल 4 है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो इसके तहत हर शहरी का हक है कि रियासत उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और उसके जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत करे। ना आर्टिकल 5 पे आते हैं, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो आर्टिकल 5 के तहत आइन और कानून की पासदारी जो है वो हर शहरी का फ़र्ज़ है। हर जो भी सिटीज़न है पाकिस्तान का उस पे ये एक ड्यूटी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लॉज़ हैं स्टेट के, उनको फॉलो करे, उन पे ओबीडिएंट रहे। नेक्स्ट हम आर्टिकल 6 पे आते हैं। तो आर्टिकल 6 के तहत अगर कोई भी शख्स आईने पाकिस्तान को मनसूख करता है ताकत के इस्तेमाल से या आईने पाकिस्तान को तोड़ता है या इसको मुअत्तल करता है, तो वो संगीन गद्दारी का मुजरिम जो है ना वो तस्वर किया जाएगा। और इसमें ये एक चीज़ बड़ी क्लियर लिखी गई है कि अगर कोई शख्स जो ऐसा अमल करता है तो वो उसके इस अमल की जो तौसीक है ना ही वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और ना ही हाई कोर्ट कर सकती है। और इसी में आप जब आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे
तो आर्टिकल 6 का सब आर्टिकल 3 बताता है हमें कि मजलिस शूरा जो है, जो कि जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वो कानून के मुताबिक उस मुजरिम के सजा का जो है तयन करेगी। नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट 2, जो कि फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के हवाले से। तो आपको स्टूडेंट इल्म में होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स का जो है वो आर्टिकल 7 से आर्टिकल 28 जो है, ये फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 7 से। आर्टिकल 7 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो इसमें रियासत की वजाहत बयान की गई है कि रियासत से मुराद जो आपकी वफाकी हुकूमत है, जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं, प्रोविंशियल असम्बली, ये सब जितने भी हैं इंस्टीट्यूशन हैं, ये रियासत तस्वर किए जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल 8, लॉ इन कंसिस्टेंस विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी वाइड। तो इसमें बड़ा क्लियर लिखा गया आर्टिकल 8 में कि इसके तहत अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि बुनियादी हकूक के जो कवानीन है उनसे मुतजाद होता है, तो ऐसा कानून गैर कानूनी और गैर आइनी तस्वर किया जाएगा। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लॉ पास कर देती है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो सिर्फ मुस्लिम्स को मिलेंगी, या किसी पर्टिकुलर आगे स्पेसिफाई कर देती है कि किसी खास एरिया के लोगों को मिलेंगी, तो ये ऐसा लॉ जितना भी है ये वाइड, नल एंड वाइड कंसिडर होगा और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो समझा जाएगा। तो आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। इसके आर्टिकल 9 के तहत किसी भी शख्स को आज़ादी से या किसी भी शख्स को आज़ादी से या ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता, कि आप किसी भी शख्स की जो उसकी है लिबर्टी है, उसको आप नहीं ख़त्म कर सकते, ना ही किसी को ज़िंदगी से महरूम कर सकते हैं, किसी की आप जान ले सकते हैं। आर्टिकल 10 पे आते हैं। आर्टिकल 10 है सेफ गार्ड फ्रॉम अरेस्ट। तो आर्टिकल 10 का आगे सब आर्टिकल 1 है। तो इसके तहत किसी भी शख्स को बगैर वजह के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी मुजरिम को अपने दिफा के लिए अपने पसंद का वकील करने से रोका जा सकता है। तो ये बेसिकली अरेस्ट का अनलॉफुल अरेस्ट जो है उसके हवाले से है, कि आप किसी भी शख्स को विदाउट एनी रीज़न जो है वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर उसको अरेस्ट करेंगी तो उसको रीज़न बताएंगी कि उसके क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से उसको अरेस्ट कर रहे हैं। और दूसरा उसमें ये भी है कि वो जो भी बंदा जिसको अरेस्ट करती है, ये उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, कि वो अपने डिफेंस के लिए कोई भी काउंसिल जो भी उसको पसंद है वो अपॉइंट कर सकता है। तो आर्टिकल 10 का सब आर्टिकल 2 की बात करें तो इसके तहत गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पेश करना ज़रूरी होता है। ये आईने पाकिस्तान में बड़ा क्लियर लिखा गया है। और आप मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर किसी भी शख्स को ज़ेर हिरासत नहीं रख सकते। अगर आप ज़ेर हिरासत रखेंगे तो आप गैर आइनी इक़दाम कर रहे हैं। आर्टिकल 10 का सब आर्टिकल 3 है। इसके तहत इस जो कानून है इसका लागू उस शख्स पर नहीं होगा जो किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो। अब कोई शख्स जो भी अगर कोई गिल्टी है या किसी ने ऑफेंस किया और उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो वो ये नहीं कह सकता जी कि मेरा तो फंडामेंटल राइट है, आप मुझे अरेस्ट ही नहीं कर सकते, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। तो इसी का जो आर्टिकल 10 का सब आर्टिकल 3 है वो ये चीज़ बड़ा क्लियरली मेंशन कर रहा है कि अगर कोई शख्स कानून को वायलेट करता है तो उस कंडीशन में उसको जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अरेस्ट कर सकती हैं। तो आगे आप अब हम आएंगे 10A, आर्टिकल 10A। तो आर्टिकल 10A की बात करें जो कि राइट ऑफ फ्री ट्रायल के बारे में है। तो इसके तहत हर मुल्जिम का बुनियादी हक है कि उसके खिलाफ जो मुकदमा है वो मुनसिफाना तरीके से चलाया जाए और उसे अपने डिफेंस का पूरा मौका दिया जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कोई शख्स अरेस्ट हुआ है और बगैर उसे सुने, बगैर उसे डिफेंस का टाइम दिए, जो भी कोर्ट्स हैं वो उसको वैसे ही उसको फेयर ट्रायल के बगैर ही उसको इम्पीच कर दें या उसको सजा दे दें। आर्टिकल 11 पे आते हैं। आर्टिकल 11 है स्लेवरी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड। तो आर्टिकल 11 के तहत इसके भी आगे
फर्दर 3 सब आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल 1 को हम डिस्कस करें तो इसके तहत किसी शख्स को अपना गुलाम बनाना या किसी शख्स से जबरी मुशक्कत कराना जो है वो गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दाम है। तो आर्टिकल 11 का सब आर्टिकल 2 हमें ये बताता है कि जबरी मुशक्कत और गुलामों की खरीदो फरोख्त जो है वो भी प्रोहिबिटेड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट इसमें इसी का आर्टिकल 11 का सब आर्टिकल 3 है। उसके तहत 14 साल से कम उम्र बच्चे किसी भी किस्म की अगर आप उसे मजदूरी करवाएंगे तो वो जुर्म है। जैसे कि किसी फैक्ट्रियों में अगर बच्चे काम कर रहे हैं 14 साल से कम या कहीं बाहर की शॉप से काम कर रहे हैं तो वो एज पर लॉ वो जुर्म कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 12 पे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्ट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तो इसके तहत किसी ऐसे अमल या कोताही पे सजा नहीं दी जा सकती कि जो उस वक़्त किया गया हो, जिस वक़्त वो अमल किया गया हो, इस वक़्त वो काबिल जुर्म ना हो। तो मैं इसकी अगर आपसे एग्ज़ाम्पल शेयर करूँ तो आपको इल्म है जैसे कि आजकल इन दिनों में अब लॉ पास हो गया हुआ है कि आप पतंगबाज़ी नहीं कर सकते। तो आपको पता है ये बहार के मौसम में एक फेस्टिवल होता था, काइट फेस्टिवल, जिसमें सब लोग पतंगबाजी करते थे और इसको फेस्टिवल को मनाते थे। तो अब आप इस कानून के तहत किसी को ये नहीं सजा दे सकते कि वो पास में वो पतंगबाजी करता था तो इसलिए उस ग्राउंड पे कि वो पास में पतंगबाजी करता रहा तो उसको सजा दी जाए। तो ये जो आर्टिकल है वो इस चीज़ से रोक देता है कि जो भी जुर्म वो उस वक़्त पे किया गया हो जब कि वो कोई अमल उस वक़्त पे किया गया हो जब वो जुर्म नहीं था, तो उसका इतलाक बाद में उस शख्स पे नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 13, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। जिसको हम लीगल लैंग्वेज में डबल जेओपार्डी भी कहते हैं, वो अक्सर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बच्चों के इल्म में होगा। तो इसके तहत किसी मुजरिम को एक ही जुर्म में 2 मरतबा सज़ा नहीं दी जा सकती। कि एक शख्स है कि जिसने कोई ऑफेंस किया और उसको पनिश कर दिया तो दोबारा उसी सेम ऑफेंस पे उसको पनिश नहीं किया जा सकता। इसकी मैं अगर आप छोटी सी मिसाल दूँ कि शख्स है जिसने आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, अरेस्ट किया और उसको बाद में पनिश भी किया, प्रूफ हो गया कि उसने वो गिल्टी और जानबूझ के आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया, तो उसको पनिश कर दिया। लेकिन अब दोबारा कल को फिर आप किसी बात पे उसे पुलिस पनिश नहीं कर सकती कि आपने पहले शीशा तोड़ा था तो दोबारा आप ही ने तोड़ा होगा, ठीक है, तो उसी को दोबारा इसी चीज़ पे पनिश कर दे। तो किसी एक जुर्म में किसी शख्स को 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 14 जो है इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। तो इसके आर्टिकल 14 के आगे दो सब आर्टिकल हैं। तो सब आर्टिकल 1 के तहत किसी शहरी के इज्जत नफस को मजरूर नहीं किया जा सकता। तो हमें बड़ा क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा गया है कि आप किसी भी शहरी के इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का सब आर्टिकल 2 ये बताता है कि शवाहिद हासिल करने के लिए किसी शहरी पर तशद्दुद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर किसी से एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट करके और उसको टॉर्चर शुरू कर दे रही है कि हमने इससे एविडेंस लेने हैं, हमने शवाहिद इकट्ठे करने हैं तो हम इसलिए इस पर तशद्दुद कर रहे हैं। तो आर्टिकल 14 का सब आर्टिकल 2 इस चीज़ से रोक देता है कि आप किसी भी शख्स पे शवाहिद इकट्ठे करने के लिए उसको पनिश नहीं कर सकते, उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 की बात करें जो कि है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो तो ये जो आर्टिकल 15 है ये बेसिकली है कि किसी भी शख्स को पाकिस्तान में कहीं भी जाने की इजाज़त है, वो कहीं भी रिहाइश जो है वो अख्तियार कर सकता है और किसी शहरी की नकलो हरकत पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। हर शहरी का ये राइट है कि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का को जहाँ मर्जी चाहे वो जा सकता है। तो इसकी मैं एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि अगर कोई कल को गवर्नमेंट कह दे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह दी कि पेशावर में सिर्फ जो है वो पठान आ सकते हैं या सिंध में सिर्फ सिंधी आ सकते हैं या पंजाब में सिर्फ पंजाबी जो है वो मूव कर सकते हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा। इसकी परमिशन जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसके तहत हर शहरी को पुरअमन तरीके से जमा होने का हक है कि वो कहीं भी अपनी गैदरिंग कर सकता है फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए या किसी भी और वजह से।
लेकिन इसमें वो किसी ऐसी जगह पे वो अपनी नई जमा हो सकते हैं जहाँ पे कानूनी तौर पे ममानत होगी। जैसे कि अगर जहाँ पे दफ़ाई तनसीबात हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे पाकिस्तान की दफ़ाई तनसीबात हैं, तो वहाँ पे अगर आप कहें जी कि मैं असेंबली हमने फ्रीडम ऑफ असेंबली और हम यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस चीज़ की परमिशन जो है वो नहीं है। वैसे किसी भी शहरी को किसी भी मुकाम पे पीसफुल अगर वो गैदरिंग करना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको इस चीज़ की परमिशन देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 17 जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के तहत हर शहरी का हक है कि वो कोई भी तंजीम बना सकता है या किसी भी सियासी पार्टी को जिसको वो बेहतर समझता है या जिसकी तरफ उसका झुकाव है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। किसी पे आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कोई खास पार्टी ज्वाइन करने के लिए या किसी खास पार्टी को छोड़ने के लिए। हम आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन। तो आर्टिकल 18 के तहत हर शहरी का बुनियादी हक है वो कोई भी कानूनी कारोबार जो है वो शुरू कर सकता है या वो कोई भी पेशा अख्तियार कर सकता है। कि कोई शख्स है वो अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टर बन सकता है, कोई लॉयर बनना चाहता है तो वो लॉयर बन सकता है, कोई टीचर बनना चाहता है तो उस पे कोई किसी किस्म की ये नहीं है उसके रास्ते में रुकावट कि वो ये प्रोफेशन अख्तियार नहीं कर सकता। तो ये फ्रीडम जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है सब सिटीजन को। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो लॉफुल बिजनेस कर सकता है। अब कोई शख्स है वो कह रही कि मैं तो ड्रग्स का बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो मुझे परमिशन दी जाए। तो इसमें जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है ये बेसिकली लॉफुल बिजनेस के हवाले से कि सिर्फ आप लॉफुल बिजनेस जो है वो आप कर सकते हैं, अनलॉफुल बिजनेस की परमिशन नहीं है। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हर शहरी को आज़ादी राय का हक है कि उसको ये हक हासिल है कि वो अपने राय का इजहार करे और आज़ादी सहाफ़त जो है वो भी कानूनी दायरे में रह कर करने की इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ बड़ी क्लियर लिखी गई है कि आप जो भी सहाफ़त अगर है वो सहाफ़ी हैं तो वो इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे वो कोई ऐसी चीज़ ना करें जो इस्लाम या मुल्क की सालमियत के लिए खतरा हो। अदरवाइज फ्रीडम ऑफ स्पीच आप जैसी भी जो भी बात है वो अपनी स्पीच के थ्रू आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ कवानीन है जिनको आपका ख्याल आपको रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19A की। 19 है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसके तहत हर शहरी को अवामी अहमियत से मुतल्लिक मालूमात तक रसाई का हक हासिल है कि वो इंफॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक के लिए है ये हर सिटीजन का राइट है कि वो उस तक उसकी अप्रोच होनी चाहिए। जिसकी मैं अगर कोई एग्जांपल दूं तो हर शहरी का राइट है कि वो जान सके कि हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनकी जो असेंबलीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली उनमें लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कितने मरात ले रहे हैं। जो उसके अलावा हमारे जो जजेस हैं जो बाकी तरह के पोजीशन होल्डर हैं वो क्या मरात ले रहे हैं, क्या सैलरी ले रहे हैं, क्या एक्सपेंसेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपने जितने भी रेवेन्यू है वो कहाँ पे स्पेंड कर रही है, किस तरीके से वो अपनी एलोकेशन की हुई है उसने जितने भी फंड्स हैं। तो ये ऐसी मालूमात है जो जनरल पब्लिक इसको ले सकती है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी है और अपने मजहबी मुकामात पे जाने की भी आज़ादी है। कि आप किसी पे इस चीज़ की वो नहीं लगा सकते पाबंदी के जो क्रिश्चियन हैं वो अपनी चर्च में नहीं जा सकते, जो मुस्लिम्स हैं वो अपने मसाजिद में नहीं जा सकते या कोई भी ऐसा आप नहीं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते कि जो उनसे रिलीजन से रिलेटेड हो। जो भी शख्स वो जिस भी रिलीजन से बिलोंग करता है ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करे और जो जो उसकी जो रिलीजन में प्रैक्टिसेस हैं या जिस तरीके से भी वो अपना मज़हब को अपनी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका उसके मज़हब में बयान किया गया है वो उसको फॉलो करे। तो स्टूडेंट ये जो आपके 15 से लेके 19 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पेपर में पूछ लेता है कि आप बताएं कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का आर्टिकल क्या है। तो आप देख रहे होंगे इसी के आगे मैंने एक छोटा सा एक वर्ड बनाया हुआ है कि जो कि मैं आप से थोड़ा इसका बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ। ये बेसिकली इनको जैसे आप कहते हैं राइम्स होती हैं, इसी तरह ये स्मार्ट वर्ड होते हैं जो आप किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए आप उनको मेमोराइज कर लेते हैं। तो आपने अक्सर वर्ड सुना होगा मैट। मैट हम अक्सर मैट का वर्ड यूज़ करते हैं। मैट
और दूसरा सर आप किसी शख्स के लिए या किसी अपने उस्ताद के लिए सर का वर्ड भी यूज करते हैं। तो मैंने एक ये छोटा सा शॉर्टकट बनाया हुआ है इसी इसी पोर्शन को याद करने के लिए, मैट सर के नाम से। कि मैट जो है, एम जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है, ए जो है नेक्स्ट वो असेंबली है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। उससे नेक्स्ट ए जो है वो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के हवाले से है। और टी जो है वो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। तो आपसे अगर कोई पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप बताएं कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड का कौन सा आर्टिकल है, तो आपने जब अपनी चीज़ों में इस तरीके से सिंपल वर्ड अपने ब्रेन में मेमोराइज किए होंगे, तो आप फौरन रिकॉल करेंगे कि हमने एक वर्ड मैथ्सर का शॉर्टकट बनाया था अपने दिन में, जिसमें टी जो है एम जो था 15 से स्टार्ट हो रहा था, तो टी 18 नंबर पे फॉल कर रहा है। तो इसमें डी का ट्रेड जो है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का आर्टिकल 18 है। नेक्स्ट एस जो है वो स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए हमने शॉर्टकट बनाया है। जो आई है वो 19 ए है। बस इस चीज़ का आप याद रखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन का राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसका 19 ए आर्टिकल है। और आर जो है वो रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैट सर का वर्ड आप शॉर्टकट अगर आप याद रखेंगे तो आपको रिकॉल करने में भी आसानी रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन इसी वाले से पूछ लेते हैं कि फ्रीडम, असेंबली, एसोसिएशन, ट्रेड या रिलीजन, तो ये वर्ड आपको याद होगा तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उसका आर्टिकल जो है उसको रिकॉल करना। तो नेक्स्ट मैंने, आप मेरे अगर देखेंगे जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने यूजली कोशिश यही की है कि जो भी इस किस्म के वर्ड हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करूं, ताकि उनके लिए इजी हो सेक्शन याद करने, उनके वाले से उनको इजी हो आर्टिकल याद करने, उनके लिए इजी हो जो जिस पोर्शन में रूल्स हैं उनको याद रखना। तो नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो इस आर्टिकल के तहत किसी शहरी से उसके मजहब या मजहबी मुकामात की देखभाल के वाले से टैक्स नहीं लिया जा सकता। कि आप ये नहीं कह सकते क्रिश्चियन को कि हम आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी चर्चेज की टेक केयर कर रहे हैं, तो आप हमें ये एक एडिशनल टैक्स है जो आप पे करेंगे, क्योंकि बेसिकली मुस्लिम कंट्री है और उसमें आप रह रहे हैं और आपको आज़ादी है मज़हब की और अपने मजहबी मुकामात पे जाने की। तो उसके हवाले से आप किसी भी किस्म का अगर गवर्नमेंट उन पे टैक्स लगाती है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। तो ये जैसा कि आप पढ़ रहे हैं बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। इस आर्टिकल 22 के भी आगे सब आर्टिकल्स हैं, तो हम सब आर्टिकल 1 इसका डिस्कस करें तो इसके तहत किसी भी शहरी को किसी मजहबी त्यौहार में शरीक होने के लिए या मजहबी अहकामात को मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। तो इसके मुताबिक अगर, जैसे कि आपको पता है हमारा रमज़ान के महीने में पाकिस्तान में फास्टिंग होती है, सब मुसलमान जो है रोज़े रखते हैं। तो इसके तहत आप किसी दूसरे गैर मदद शख्स को जो कुछ दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है उसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि हमारे रोज़े चल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जो है वो इस महीने में रोज़े रखें। या अगर आप देखें, अगर हम जुमे का इत्तेमाद होते हैं, जुमे की नमाज अदा करते हैं, तो आप क्रिश्चियन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आए और वो भी आपके साथ आकर जुमे की प्रेयर जो है वो अदा करे। तो ये उस हवाले से आर्टिकल 22 है, तो डिफाइन करता है। और उसके आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 2 हमें ये बताता है कि किसी को मजहबी बुनियादों पर टैक्स में छूट भी नहीं दी जा सकती। अब आप गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि कोई ऐसी रिलीजियस पार्टी है जो इस्लामिक उस पे बनी हुई है, कोई स्पेशली जो आप कह सकते हैं, जैसे अब मैं इसको एग्जांपल दूं तो जमात इस्लामी हो गई या कोई और तरीके लबैक पाकिस्तान है, तो वो अगर कहें कि हमें टैक्स में लेवरी दी जाए, हमारी रिलीजियस पार्टी है, तो इस बुनियाद पे गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की ना तो किसी को टैक्स छूट देगी और ना ही रिलीजन की बेस पे, जैसे कि ऊपर बताया गया कि किसी किसी दूसरे नॉन रिलीजन से ज़्यादा टैक्स जो है वसूल कर सकती है। तो आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 3 है वो मैंने इसमें जस्ट आपको मेन उसके हेडिंग दिए हुए हैं। फर्दर मैंने वीडियो में मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको डिटेल में जो सब आर्टिकल हैं वो भी आपसे शेयर किए जाएँ। तो आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल हमें 3 हमें ये बताता है कि किसी भी शहरी को मज़हब या कौमियत या इलाके की बुनियाद पे तालीमी इदारे में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। तो इस
इससे मुताबिक है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे हम पेशावर जाएँ तो आपको इल्म है पेशावर में पश्तो बोली जाती है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पश्तो बोलते हैं। तो उसमें आप वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि जो जितने भी स्कूल हैं उनमें उन्हीं बच्चों को दाखिला दिया जाएगा जो पश्तो बोलते हैं, या अगर आप सिंध में जाएँ तो वहाँ पे ये नहीं कोई भी लॉ पास किया जा सकता कि जितने भी स्कूल हैं उसमें सिंधी बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, कि जो एडमिशन उन बच्चों को मिलेगा जिनको सिंधी आती है। तो जो आर्टिकल 22 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने बड़ा स्ट्रिक्टली ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इस किस्म का कोई भी लॉ जो है वो नहीं पास किया जा सकता, और ये आर्टिकल सेफगार्ड करता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्स। इस हवाले से नेक्स्ट हम आर्टिकल 23 की बात करें, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी इस आर्टिकल के तहत हर शहरी का बुनियादी हक है, वो कोई भी जायदाद खरीद सकता है या कोई भी जायदाद बेच सकता है या कोई भी जायदाद जो है वो अपनी मलकियत में रख सकता है। तो आर्टिकल 24 है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट। तो इसके तहत हर शहरी जो है वो कानून की नज़र में बराबर है, और उसके जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल 25A है फर्दर, उसके तहत रियासत की जिम्मेदारी है कि 5 साल से 16 साल के बच्चों को बुनियादी तालीम जो है वो दे। ये बेसिक एजुकेशन देना जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 25A। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल 26 की बात करते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। तो इसके तहत रंग, नस्ल या नस्ब या कौमियत की बुनियाद पर किसी शहरी को अवामी मकामात पर जाने से नहीं रोका जा सकता। हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ी प्रोविज़न इस आर्टिकल में अवेलेबल है कि ये जो है कोई ख़ास जो आपने बच्चे या ख़वातीन के हवाले से कुछ आपने जैसे आप देखते हैं जी कि गर्ल्स स्कूल्स हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल हैं। तो इस किस्म की इसमें प्रोविज़न अवेलेबल है कि स्पेशली गर्ल्स और बच्चों के हवाले से कि आप इस किस्म की डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि वहाँ पे जनरल पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है। या अब ख़वातीन का जो कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं तो वहाँ पे पब्लिक को जाने की परमिशन नहीं है, या चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गए इस किस्म के जो स्पेशली उन्हीं उसी क्लास या उसी कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं। तो उसके हवाले से वहाँ पे आपको रोका जा सकता है। वैसे किसी भी पब्लिक प्लेस पे आर्टिकल 26 के तहत पाकिस्तानी सिटीजन को जाने से नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 27 पे आते हैं। आर्टिकल 27 है सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। तो इसके तहत सरकारी मुलाजिम और दफातर में रंग, नस्ब, नस्ल या कौमियत की बुनियाद पर किसी शहरी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। कोई ये नहीं कि अगर कोई क्रिश्चियन अगर जॉब कर रहा है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उसको नस्ली तअस्सुब का निशाना बनाया जाए कि वो नॉन मुस्लिम है, या वो किसी दूसरे प्रोविंस का शहरी पंजाब का शहरी अगर सिंध में जाता है तो वहाँ पे जाकर उसको ना प्रोविंस उसका चेंज होगा तो उस वजह से उसको तअस्सुब का इम्तियाजी सलूक उसके साथ किया जाए, तो इस चीज़ की परमिशन हमारा आर्टिकल जो है सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की परमिशन नहीं देता। अब हम फंडामेंटल राइट्स में जो लास्ट इसका आर्टिकल है, आर्टिकल 28 जो है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो इस आर्टिकल के तहत हर शहरी को अपनी ज़ुबान और सकाफ़त को फ़रोग़ देने का हक है, कि जो बलोची हैं उनको ये उनका ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी सकाफ़त को प्रमोट करें और अपनी ज़ुबान को प्रमोट करें। इसी तरह सिंधी जो हैं उन पे किसी किस्म का पाबंदी नहीं है। जो जो पेशावर के खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें, तो आर्टिकल 28 उनको इस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है कि वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 28 तक डिस्कस किया है। तो आपसे जैसे मैंने बताया कि आपको एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि वो आपसे पूछ सकता है कि प्रोविजन ऑफ प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने मेमोराइज करनी है। जैसे मैंने अभी आपको एक शॉर्टकट बताया है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से लेके फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक जो आर्टिकल है इनको याद करने का। तो इस तरीके की आप चीज़ें जो हैं वो शॉर्टकट्स बनाएं, उनको कहीं पे लिख लें, कोई राइम्स बनाएं, राइम बना के उनको लिख लें, ताकि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो याद इजी रिकॉल हो जाते हैं, और आप फिर उसी की बेस पे आप अपना चीज़ें
आपको आसानी से रिकॉल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल और फ्रूटफुल रहेगा। और मैं आपके फीडबैक को भी वेलकम करूँगा। अगर आपको किसी किस्म में इसमें कोई चीज़ नज़र आती है, कहीं पे कोई कमी रह गई है, कोई चीज़ मेरे से ओवरलुक हो गई है या मैं सही तरीके से उसको प्रेज़ेंट नहीं मैंने की, तो वो आप मेरे से शेयर करें। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसका अगला पोर्शन जो है वो कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।